एक गांव में किशन और उसकी पत्नी गौरी रहते थे। उनकी झोपड़ी टूटी फूटी थी और घर में अक्सर चूल्हा खाली रहता था। किशन दिन भर खेतों में मेहनत करता। किशन थोड़ा जल्दी कर लो, आज बिरजू काका के खेत पर देर हो गई तो वो फिर गुस्सा हो जाएंगे। हाँ गौरी, जानता हूँ, पर रात की गर्मी की वजह नींद ही नहीं आई। इस वजह से पूरा शरीर टूट रहा है, पर काम पर तो जाना ही पड़ेगा। चलो अब मैं निकलता हूँ। किशन अपना फावड़ा उठाता है और बाहर निकल जाता है। किशन खेत में पसीना बहाते हुए काम कर रहा था। तभी पास में बिरजू काका आते हैं। किशन, जरा तेजी से काम करो, दोपहर से पहले यह पट्टी तैयार होनी चाहिए। जी काका, पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बस जरा थकान हो रही है। थकान एक मजदूर के अंदर नहीं होती किशन। जब पेट भर खाना मिलेगा तभी चैन आएगा। काम पूरा करो, फिर कुछ पैसे दूंगा। पैसे नहीं, अगर हो सके तो थोड़ा गेहूं ही दे देना, घर में आटा भी नहीं बचा। बिरजू काका थोड़ी देर उसे देखते हैं, फिर सिर हिलाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। दोपहर का समय किशन थका हुआ बैठा था। पास में और दो मजदूर पानी पी रहे थे। किशन के पास एक फटी थैली थी जिसमें सिर्फ एक बांसी रोटी थी। वह उसे निकालता है और खाने लगता है। किशन भाई, आज फिर बासी रोटी खा रहे हो? भाई, जब तक किस्मत साथ नहीं होती तब तक रोटी बासी ही होगी। यह सुन दोनों मजदूर भावुक हो जाते हैं, लेकिन उनकी आंखों में किशन की मेहनत के प्रति सम्मान झलकता है। शाम का समय गौरी मिट्टी का दिया जला रही थी। किशन थका हारा घर लौटता है। उसके हाथ में एक कपड़ा बंधा था जिसमें थोड़ा आटा था। किशन क्या लाए? बिरजू काका ने कहा, पैसे नहीं है पर मेहनत देखकर थोड़ा गेहूं का आटा दे दिया। भगवान उन्हें सुखी रखे। अब 2 दिन चैन से खाना खा सकेंगे। लेकिन किशन, हम ऐसे कब तक यह जिल्लत भरी जिंदगी जीएंगे? मुझे तो ऐसी जिंदगी से मर जाना बेहतर लग रहा है। तुम्हारा कहना ठीक है गौरी, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैं कल से कोई लगा बंधा काम ढूंढ लूंगा जिससे मुझे रोज मजदूरी ढूंढने के लिए ना जाना पड़े। इसके बाद दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह का समय किशन एक पुराना झोला हाथ में लिए हुए धीरे धीरे चल रहा था। वो अलग अलग जगह पर जाकर काम मांगता है। राजेश भैया, अगर कोई छोटा मोटा काम हो तो बता दीजिए, मैं भी थोड़े हाथ पैर चला लूंगा। किशन, अभी तो दुकान में लड़का रखा है और ज्यादा भीड़ नहीं है। जब जरूरत होगी तब बताऊंगा। किशन थोड़ा उदास होकर आगे बढ़ता है। दोपहर का समय किशन एक मिठाई की दुकान के पास रुकता है जहां कुछ लोग बैठे थे। चाचा, कोई काम मिल सकता है क्या? मैं आपके बर्तन मांज दूंगा और साफ सफाई भी कर दूंगा। अरे किशन, तू अब यह काम करेगा? चल भाई, आगे बढ़, यहाँ हमारे लड़के ही बहुत हैं। किशन की आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। किशन थका हारा और निराश होकर घर की ओर लौट रहा था। उसी समय सामने से गांव के मुखिया जी बैलगाड़ी से उतरते हैं। वे किशन को अच्छे से पहचानते थे। अरे किशन बेटा, क्या बात है? बड़ा परेशान दिख रहा है। नमस्ते मुखिया जी। हाँ, बस काम की तलाश में निकला था, लेकिन कहीं कोई काम नहीं मिला। तू मेहनती लड़का है किशन। मैं जानता हूँ तू खेतों में दिन रात पसीना बहाता है। ऐसा कर, मेरी चावल मिल में थोड़ा काम खाली है। मजदूरी ज्यादा तो नहीं मिलेगी, लेकिन रोज का काम पक्का रहेगा। मुखिया जी, सच कह रहे हैं आप? हाँ रे, गांव का मेहनती आदमी भूखा नहीं रहेगा जब तक मैं जिंदा हूँ। कल सुबह आ जाना, काम दिखा दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, आपने आज उम्मीद जगा दी। बस मेहनत ईमानदारी से करना, आगे रास्ता खुद बन जाएगा। रात का समय किशन घर लौटता है। गौरी चूल्हे के पास बैठी थी। किशन मुस्कुराते हुए आता है। आज कुछ बात बनी क्या किशन? हाँ गौरी, आज मुखिया जी से मिला। अब उनकी मील में काम मिलेगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है। चलो अब हमारे भी दिन बदलेंगे। हाँ, अब मेहनत और दुआ दोनों हमारे साथ है। गौरी थाली में रोटी परोसती है। दोनों मिलकर सादा भोजन करते हैं। अगली सुबह किशन समय से पहले ही मील पहुंच जाता है। कुछ मजदूर गेहूं के बोरे उठा रहे थे। मुखिया जी किशन को बुलाते हैं।
किशन देखो, तुम्हारा काम है बोरे लाना ले जाना और मशीन में गेहूं डालना। ध्यान रखना कहीं हाथ ना फंस जाए। जी मुखिया जी, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। इसके बाद किशन तुरंत काम में लग जाता है। वह बोरे उठाता है, मशीन में गेहूं डालता है और खूब मेहनत करता है। उसके माथे पर पसीना आ जाता है। शाम को किशन थका हुआ घर लौटता है। गौरी दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। आ गए किशन, कैसा रहा आज का दिन? बहुत अच्छा था गौरी, सारा दिन काम किया। थोड़ी थकान है पर दिल को सुकून मिला। पहली बार लगा कि कुछ कर रहा हूँ अपने लिए। भगवान का शुक्र है। देखो, आज मैंने बाजरे की रोटी और प्याज की चटनी बनाई है। दोनों बैठकर सादा खाना खाते हैं। उनके बीच शांति और सच्चा प्रेम दिखाई देता है। अगले दिन किशन फिर से सुबह जल्दी मील में पहुंचता है। वो पहले से ज्यादा मेहनत करता है। आज बोरे उठाते उठाते उसे दोपहर हो जाती है। पसीने से तर-बतर किशन की आंखों में हल्की थकान और भूख दोनों झलकती हैं। आज बहुत जोर से भूख लग रही है। किशन के हाथ की रोटी तो शाम को ही मिलेगी। क्यों ना आज सोनू के ढाबे पर कुछ खा लूं। इसके बाद किशन पैदल चलता हुआ सोनू के ढाबे पर पहुंचता है, जहां कुछ खटिया, कुछ बेंच पट्टी थी। दूर से दाल, रोटी और घी की महक आ रही थी। किशन वहां पहुंचता है। आओ किशन भाई, पहली बार दिखे हो अपने ढाबे पर, क्या खिलाऊं? आज जरा भूख तेज लगी है। रमेश, एक प्लेट दाल चावल दे दो। वाह, अब तो किशन भाई कमाने लगे हैं। हाँ, मुखिया जी की मील में काम मिल गया है। किशन हंसता है और रमेश प्लेट में गर्मा गर्म दाल चावल परोसता है। कितना अच्छा लगता है जब अपनी मेहनत से कमाए पैसों से पेट भरता है। किशन ने दाल चावल खा लिया था। फिर जेब से अपने सिक्के निकालता है और काउंटर की तरफ जाता है। वहाँ ढाबे का नौकर रमेश बैठा था। भैया, खाना बहुत अच्छा था। बताओ कितने पैसे हुए? आपने एक बड़ी प्लेट दाल चावल खाया है, इसके हुए 500 रुपए। 500 भैया, दाल चावल के 500 रुपए। हाँ, और क्या मुफ्त में परोसा था। यहाँ कोई लंगर नहीं चलता। भैया, मेरे पास तो सिर्फ 20 रुपए है। मुझे नहीं पता था कि यहाँ का खाना इतना महंगा होगा। अब बहाने मत बना, खाना खा लिया और अब पैसे नहीं दे रहा। अभी मालिक को बुलाता हूँ। सोनू भैया, जल्दी यहाँ आइए। एक मुफ्तखोर ढाबे पर आया है कि पैसे नहीं है। 500 रुपये के खाने के सिर्फ 20 रुपये दिखा रहा है। अरे तू वही किशन है ना, मील वाला? हाँ भैया, भूख बहुत लग रही थी। सोचा कि दोपहर का कुछ खा लूं। मुझे सच में नहीं पता था कि खाना इतना महंगा पड़ेगा। तो पहले पूछ क्यों नहीं लिया तूने? क्या समझ रखा है मुफ्त में खिला देंगे? ऐसा कुछ नहीं सोचा भैया, बस गलती हो गई। गलती, और वो भी 500 रुपये की? अरे भिखारी जैसे कपड़े पहनकर ढाबे में खाने चला आता है। तेरे जैसे लोगों के कारण ही मेरे ढाबे का नाम खराब होता है। किशन थोड़ा डर जाता है। वह विनम्रता के साथ कहता है, ऐसा कुछ नहीं सोचा भैया, अपमान मत कीजिए। मैं मजदूरी करता हूँ, मेहनत से कमाता हूँ। मैंने उधार नहीं मांगा, बस थोड़ी सी चूक हो गई। भैया, बस गलती हो गई। तो क्या अब हर चूक हुआ ग्राहक यहीं आएगा? चल निकल यहाँ से, और जो पैसे हैं वहीं फेंक दे टेबल पर। किशन आंखें झुकाकर धीरे से अपने 20 रुपये निकालता है और मेज पर रख देता है। सोनू अब भी गुस्से में किशन को ताने मार रहा था। तभी वहां एक बाइक रुकती है। उस पर से मोहन उतरता है। मोहन हेमू का अहंकारी और अमीर दोस्त है। सोनू, क्या हो रहा है यहाँ? क्यों इतना शोर मचा रखा है? अरे मोहन भाई, देखो ना, ये भिखारी टाइप आदमी खाना खा गया और कहता है पैसे नहीं है। मोहन किशन को ऊपर से नीचे तक देखता है। ओह, तो अब ऐसे लोग भी ढाबे में आकर पेट भरते हैं। हाँ, इसने पूछे बिना ही ऑर्डर कर दिया और अब कहता है मेरे पास पैसे नहीं है। सोनू, ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी है, नहीं तो ये रोज आएंगे, खाना खाएंगे और बहाने बनाएंगे। वो आगे बढ़ता है और किशन को धक्का देता है। क्यों बे, बहुत भूख लगी थी, अब भुगत। सोनू, मोहन और उसके दोस्त मिलकर किशन को पीटना शुरू कर देते हैं। किशन कुछ कह भी नहीं पाता, बस खुद को बचाने की कोशिश करता है। ढाबे के आसपास बैठे लोग तमाशा देखते हैं।
पर कोई बीच में नहीं आता। कुछ देर बाद किशन जमीन पर गिरा पड़ा। उसके बदन पर चोट के निशान थे। सोनू पास आकर फिर बोलता है, शुक्र मना कि मैं तुझसे बर्तन नहीं मंजवा रहा हूँ, क्योंकि तुझसे बर्तन मंजवाऊंगा तो मेरी दुकान की इज्जत भी चली जाएगी। चल भाग यहाँ से और आइंदा कहीं दिख मत जाना, वरना कचरे में फेंक देंगे। किशन की आंखों में आंसू थे। वह कुछ नहीं बोलता, बस धीरे धीरे वहां से निकल आता है। उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे और चेहरा सूझा हुआ था। संध्या का समय किशन रोता हुआ घर आता है। गौरी दरवाजे पर खड़ी थी। जैसे ही किशन को देखती है, दौड़कर उसके पास आती है। किशन, ये क्या हुआ? कौन था ये दरिंदा? सोनू और उसका दोस्त मोहन। सिर्फ इसीलिए मारा क्योंकि मेरे पास पूरे पैसे नहीं थे। कैसे लोग हैं ये? किसी गरीब पर जरा भी तरस नहीं आता। किशन, हमारा गरीब होना ही पाप है। गौरी, आज मैं टूटा नहीं हूँ, आज मैं पूरा जागा हूँ। अब इस अपमान को अपनी ताकत बनाऊंगा। किशन, अब चुप बैठने का समय नहीं है। हमें मुखिया जी से शिकायत करनी चाहिए। यह जो हुआ है वो सिर्फ हमारे साथ नहीं, किसी भी गरीब के साथ हो सकता है। गौरी, मुखिया जी तो बड़े आदमी हैं। क्या वो हमारी बात सुनेंगे? अगर नहीं सुनी तो हम गांव में आवाज उठाएंगे, पर कोशिश तो करनी ही होगी। अगली सुबह मुखिया जी अपने चबूतरे पर बैठे हुए हैं। चारों ओर गांव के कुछ लोग बैठे हैं। किशन और गौरी वहां पहुंचते हैं। मुखिया जी, किशन के साथ जो सोनू और उसके लोगों ने किया वो गलत था। एक प्लेट दाल चावल के 500 रुपए मांगना, फिर उसे पीटना, क्या यही न्याय है? गौरी बहू, मैं मानता हूं कि किशन को मारा गया, पर सोनू का ढाबा भी तो है नामी। वहां अच्छा खाना मिलता है और जब चीज अच्छी हो तो दाम भी थोड़ा ज्यादा होता है। मैंने कभी मुफ्त में खाना नहीं मांगा मुखिया जी। जितना था उतना देने गया था, पर बदले में गालियां और मार मिली। और आप भी सोनू की तरफदारी कर रहे हैं। क्या गरीब की कोई इज्जत नहीं होती इस गांव में? मुखिया थोड़ी देर चुप रहता है, फिर बात को मोड़ने की कोशिश करता है। ऐसी बात नहीं है बहू, मैं सोनू को अच्छे से जानता हूं, लेकिन मैं यह नहीं कहता कि उसने सही किया। तो फिर गलत को गलत क्यों नहीं कहते? ठीक है, मैं इस विषय में सोनू से एक बार बात करूंगा। देखता हूं क्या किया जा सकता है। बस एक बात जान लीजिए मुखिया जी, अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम आवाज उठाना जानते हैं। मुखिया जी चुप हो जाते हैं। किशन और गौरी वहां से चले जाते हैं। दोपहर का समय कमरे में गौरी और किशन चुपचाप बैठे थे। किशन की आंखों में गुस्सा और अपमान साफ झलक रहा था। देख लिया किशन, जब अपना ही मुखिया गरीब की नहीं सुनता तो यह गांव कैसा होगा? अरे एक तो इतनी मुश्किल से काम मिला, ऊपर से हरामजादों ने मारकर ये हाल कर दिया। गौरी, ये सोनू बहुत पैसे वाला है, उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। मुखिया भी उसकी तरफदारी करता है, लेकिन अब बहुत हो गया। अब न्याय मैं खुद करूंगा। तो फिर क्या करेंगे हम? इस तरह तो न्याय मिलेगा नहीं। अपने अपमान का बदला लेकर रहूंगा, चाहे जो हो जाए। किशन तेजी से दरवाजे से बाहर निकल जाता है। गौरी पीछे से चिल्लाती है, लेकिन किशन नहीं रुकता। उधर मुखिया जी धीरे धीरे चलते हुए ढाबे पर पहुंचते हैं। सोनू मुस्कुराकर उनका स्वागत करता है। अरे मुखिया जी, आइए बैठिए, कुछ खिलाऊं आपको? सोनू, पहले मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। सुना है तूने कल किशन को पीटा। तो क्या करता मुखिया जी? वो भीख मांगने जैसे हालत में मेरे ढाबे पर बैठा था। उसने खाने तक के पैसे नहीं दिए। अब बताओ, ऐसे आदमी को कौन झेले? सोनू, काम तो तेरा अच्छा चलता है, लेकिन लोगों को मारना यह कहां की समझदारी है? वो खुद ही मार खाने लायक हरकतें करता है। ढाबे पर बैठा और पैसे नहीं दिए, उल्टा जिद करने लगा। देख, आए दिन तेरे ढाबे से लोगों के पीटे जाने की खबरें आती हैं। मैं तुझे पहले भी समझा चुका हूं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन तुझे बड़ा नुकसान हो सकता है। हर किसी की इज्जत होती है सोनू, चाहे गरीब हो या अमीर। अगली बार किसी को मारने की खबर आई तो पंचायत में तेरे खिलाफ बात होगी। यह कहकर मुखिया वहां से चले आते हैं, पर सोनू का चेहरा तन जाता है। रात हो चुकी थी।
किसन अकेला जंगल में चल रहा था। अब और सहन नहीं होगा। या तो मैं मर जाऊंगा या फिर इस जुल्म को मिटा दूंगा। घर पर गौरी दरवाजे पर खड़ी थी और बार बार रास्ते की ओर देख रही थी। किसन अभी तक नहीं आए, ना जाने कहाँ चले गए, न कुछ बताया न कुछ कहा। उधर जंगल के किनारे पर एक पेड़ के नीचे किसन अकेला बैठा था। उसका चेहरा दुखी और क्रोध से भरा था। सोनू, मेरा यह अपमान भूला नहीं जाएगा। एक दिन मैं भी कुछ बनूंगा, फिर देखना क्या होगा। तभी पीछे से एक मधुर स्वर सुनाई देता है। बेटा, रात के इस अंधेरे में तू यहाँ अकेला क्यों बैठा है? और तेरे चेहरे पर इतनी उदासी और क्रोध क्यों है? किसन चौंकता है। वह बाबा को इस प्रकार देखकर कुछ देर चुप रहता है। कुछ नहीं बाबा, जिंदगी ने मजाक बना दिया है मेरा। भूखा हूं, लेकिन पेट की आग से ज्यादा दिल में आग जल रही है। बेटा, तू अपने दुख बांट सकता है। बोल, क्या हुआ? किसन पूरा किस्सा बाबा को बताता है। गरीब की वजह से बेइज्जती, ढावे पर पिटाई और गौरी की चिंता। बेटा, यह दुनिया बाहरी दिखावे को महत्व देती है, लेकिन ईमानदार और मेहनत करने वाले कभी हारते नहीं। इसके बाद बाबा अपनी पोटली खोलते हैं। उसमें से एक थाली में स्वादिष्ट भोजन निकालते हैं। ले बेटा, भूखा है ना, पहले कुछ खा ले। बाबा, मैं नहीं खा सकता। मेरे पास देने को कुछ नहीं है। अगर पैसे नहीं दिए तो कहीं आप भी सोनू की तरह। अरे बेटा, ये तो सेवा है, सौदा नहीं। इंसानियत में कुछ देने के लिए दिल बड़ा चाहिए, पैसा नहीं। बाबा का यह व्यवहार देख किसन की आंखें भर आती हैं। धन्य है आप बाबा। यह कहकर किसन खाना खाने लगता है। कुछ ही देर में वह सारा खाना खा लेता है। अब उसके चेहरे पर संतोष था। तो अब मुझे यह बता कि तेरे मन में क्या इच्छा है? तू क्या चाहता है जीवन में? बाबा, मेरी तो बस यही तमन्ना है कि मैं एक ऐसा ढाबा खोलूं जहां से कोई भी गरीब भूखा ना लौटे, जिसके पास पैसे ना भी हो, फिर भी वह स्वादिष्ट खाना खा सके। क्योंकि मैंने खुद भूख और अपमान झेला है बाबा, और मैं नहीं चाहता कि किसी और के साथ ऐसा हो। बाबा गंभीर होकर किसन को गौर से देखते हैं। हे किसन, तेरी नीयत बहुत साफ है। आजकल के जमाने में ऐसा दिल बहुत कम लोगों के पास होता है। तेरे इसी विचार और त्याग की भावना से मैं प्रसन्न हुआ हूं, इसलिए मैं तुझे एक वरदान देता हूं। बाबा एक पीतल का चमकता हुआ बर्तन निकालते हैं। यह लो, यह जादुई बर्तन है। जो भी खाने की इच्छा तुम इस बर्तन से करोगे, वह तुरंत हाजिर हो जाएगा। मगर एक बात याद रखना, इस बर्तन से सिर्फ जरूरत भर की चीजें मांगना। यदि लालच में आकर कुछ भी ज्यादा या अनुचित मांगोगे, तो यह बर्तन कुछ नहीं देगा और हो सकता है कि अपना असर भी खो दे। मैं वचन देता हूं बाबा, मैं सिर्फ जरूरत के अनुसार ही इसका उपयोग करूंगा। यह मेरे लिए भगवान का आशीर्वाद है। मैं इसे गरीबों की सेवा में लगाऊंगा। जाओ किसन, तुम्हारा रास्ता अब खुल चुका है। ईमानदारी और सेवा की राह पर चलते रहो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। बाबा धीरे धीरे वहां से अदृश्य हो जाते हैं और किसन भी उस बर्तन को सीने से लगाकर घर की ओर चल देता है। गौरी अब भी किसन के लौटने का इंतजार कर रही होती है। तभी किसन थका हारा और हाथ में बर्तन ले आता है। अरे किसन, कहाँ थे तुम? और ये बर्तन कैसा है? गौरी, बहुत कुछ हुआ है आज रात, मैं तुझे सब बताता हूँ। दोनों घर के भीतर चले जाते हैं। गौरी, आज जंगल में साधु बाबा मिले। उन्होंने मुझे खाना खिलाया और मेरी बातों से खुश होकर ये जादुई बर्तन दिया। जादुई बर्तन? हाँ, इससे जिस भी खाने की इच्छा करेगा वो बनकर आ जाएगा। मगर बाबा ने कहा है सिर्फ जरूरत के अनुसार इस्तेमाल करना, लालच नहीं करना। अरे वाह किसन, फिर तो चलो देखते हैं कि यह सच में काम करता है या नहीं। ओ जादुई बर्तन, हमें 2 लोगों के लिए स्वादिष्ट खाना दो। कुछ ही क्षणों में बर्तन से गर्मा गर्म खाना निकलता है। रोटी, सब्जी और खुशबूदार चावल। हे राम, यह तो चमत्कार है। अब मैं अपना सपना पूरा करूंगा।
गौरी गरीबों के लिए ढाबा खोलूंगा। अगली सुबह किशन के घर के बराबर में छोटी सी छप्पर वाली जगह में ढाबा लग चुका था। किशन और गौरी काम में व्यस्त थे। वे बर्तन को छिपाकर अंदर रखते हैं और बाहर खाने के लिए मेज कुर्सियां सजाते हैं। किशन देखना, आज दिन हमारा है। तभी एक बूढ़ा आदमी आता है जो पुराने कपड़े पहने हुए था और काफी थका लग रहा था। बेटा कुछ खाने को मिल जाएगा, बहुत भूखा हूँ। आइए बाबा, यह ढाबा आप जैसे लोगों के लिए ही है। किशन अंदर जाकर बर्तन से कहता है, एक गरीब बाबा के लिए गर्म और स्वादिष्ट खाना दो। बर्तन से लाजवाब खाना निकलता है। बूढ़ा खाना खाता है। ऐसा खाना खाकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा क्या खाना है? इसकी खुशबू तो रूह तक में उतर गई। आपको अच्छा लगा बाबा। अब बताइए कितने पैसे दूं? क्यों हंस रहा है बेटा? मैं ही पैसे दूंगा ना। बताओ कितना हुआ? सिर्फ 10 रुपए हुए बाबा। क्या सिर्फ 10 रुपए? इतने कम पैसों में इतना स्वादिष्ट खाना? हाँ बाबा, अब यहाँ कोई भूखा नहीं रहेगा। ना पैसे की टेंशन, ना स्वाद की कमी। बेटा तेरा ढाबा दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। मैं और लोगों को भी लाऊंगा यहाँ। बस सबका पेट भरे, यही मेरी कमाई है बाबा। धीरे धीरे किशन का ढाबा अब पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो चुका था। स्वादिष्ट भोजन, सस्ते दाम और नम्रता से भरे व्यवहार ने सभी का दिल जीत लिया था। किशन भैया, सच कहूं तो आपके ढाबे जैसा स्वाद पूरे शहर में नहीं। धन्यवाद भैया। मेरा उद्देश्य ही यही है कि कोई भूखा ना रहे। शाम का समय किशन के ढाबे पर बढ़ते ग्राहक देख सोनू चिंता में पड़ गया। ये किशन का ढाबा हर दिन मेरे ग्राहक छीन रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर कोई चाल है, कोई रहस्य है इस सब के पीछे। कल ही उसे ढूंढकर बात करनी पड़ेगी। बस अब बहुत हुआ। अगली सुबह सोनू और मोहन ने योजना बनाई। उन्होंने किशन को रास्ते में रोका। किशन, अब बता भी, तू इतनी जल्दी कैसे आगे बढ़ गया? कुछ नहीं, बस ईश्वर की कृपा और मेहनत है। झूठ मत बोल। इतने में सोनू और मोहन ने किशन को पीटना शुरू कर दिया। फिर किशन को मजबूर होकर सब कुछ बताना पड़ा। यह सुन सोनू और मोहन ने देर नहीं लगाई। वे उसी रात किशन के घर जा पहुंचे। ओ बर्तन, हमें सोने चांदी दे, बहुत धन चाहिए हमें। बर्तन शांत रहा, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। शायद ये खाना देने वाला बर्तन है। ओ बर्तन, हमारे लिए स्वादिष्ट खाना बना। लेकिन बर्तन फिर भी शांत रहा। न कोई आवाज, न किसी प्रकार का खाना। धोखा दिया इस किशन ने। इस बर्तन में कुछ नहीं। चलो छोड़ो इसे, यह सब नाटक है। इसके पीछे कोई और ही बात है और हम इसका पता लगा कर ही रहेंगे। सोनू और मोहन गुस्से से तिल मिलाकर वहां से चले गए। अगले दिन भी किशन का ढाबा पहले जैसा ही चल रहा था। लोग स्वादिष्ट खाना खा रहे थे और खाने की खुशबू हवा में फैल रही थी। किशन भैया, आप जैसे लोग समाज की असली संपत्ति हैं। बस आप सबका आशीर्वाद बना रहे, वही काफी है। किशन और मोहन गुस्से में इधर उधर टहल रहे थे, क्योंकि उसकी दुकान के काफी ग्राहक कम हो गए थे और उन्हें आर्थिक तंगी भी झेलनी पड़ रही थी। ये किशन कैसे हर दिन 100-200 ग्राहकों को खिला देता है? कोई तो राज है उसके पास। कल उस बर्तन से पैसे मांगने पर भी कुछ नहीं निकला। मुझे तो लगता है कुछ ना कुछ जादू है उसमें। तो अब क्या करें? अगर उसके ढाबे को बंद नहीं किया तो हम भूखे मर जाएंगे। एक उपाय है। अगर उसके खाने में थोड़ा सा जहर मिला दिया जाए तो लोग डर जाएंगे और कोई उसके ढाबे पर नहीं आएगा। क्या सच में? लेकिन पकड़े गए तो? अरे हम सावधानी से काम करेंगे, कोई नहीं देखेगा। बस एक बार कर दो, फिर किशन खत्म। किशन ग्राहकों को खाना खिला रहा था। गौरी कुछ लेने के लिए गई हुई थी। लो भैया, गरम गरम पूरी और सब्जी, और बताओ कोई कमी हो तो। सोनू और मोहन ढाबे के पीछे से आते हैं और धीरे से बर्तन के पास पहुंचते हैं। चल जल्दी कर, जहर डाल दे। सोनू जेब से शीशी निकालता है। तभी जोर से सीटी बजती है। मुखिया हाथ में लाठी लेकर आता है। पुलिस भी उसके साथ थी। पकड़ लो इन दोनों को, जहर मिला रहे थे ये किशन के खाने में। नहीं मुखिया जी, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हारी बात सुन ली थी। तुम दोनों ने कल रात भी किशन से मारपीट की थी। शर्म करो। चलो थाने, अब तुम दोनों वहीं की हवा खाओगे।
सोनू और मोहन को हथकड़ी लगाकर ले जाया जाता है। किशन भावुक होकर मुखिया के पास आता है। मुखिया जी, आपने मेरी जिंदगी बचा ली। अगर वो खाने में जहर डाल देते तो न जाने कितने गरीब मारे जाते। किशन, तेरी नीयत साफ थी, इसलिए भगवान ने भी तेरा साथ दिया। अब चल, मुझे भी कुछ स्वादिष्ट सा खाना खिला दे। किशन हंसते हुए खाना परोसने लगता है। सभी लोग ताली बजाते हैं।